डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरमान खान है। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक टॉपिक को पूरे कंसेप्ट के साथ समझेंगे। रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर चीज़ के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस अपने। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कहते किसे हैं। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। यानी पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना ही ऑर्गेनिक रिएक्शन कहलाता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो सबसे मेन है। इस रिएक्शन मैकेनिज्म पे ही पूरी जीओसी सिमटी हुई है। ये सिर्फ एक इसमें ही पूरी जीओसी फर्स्ट आ गई। इसमें क्या होता है कि ये दोनों रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनाएंगे और उससे बनता है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अपन इसमें समझेंगे कि जो दो रिएक्टेंट लिए हैं उनमें से सबस्ट्रेट कौन सा है और रिएजेंट कौन सा है, इसकी पहचान करेंगे। और फिर जो रिएजेंट लिए है वो कौन कौन से टाइप के हैं, कि वो इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है या फिर फ्री रेडिकल है, इसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबस्ट्रेट की पहचान हो गई, रिएजेंट की भी पहचान हो गई, अब दोनों की रिएक्शन हो गई, उससे बना इंटरमीडिएट। तो अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि इंटरमीडिएट कितने प्रकार के बन सकते हैं। कार्बोकेटायन बन रहा है कि कार्ब एनायन बन रहा है कि कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है कि कार्बिन बन रहा है या फिर नाइट्रीन बन रहा है या फिर बेंजाइन बन रहा है। ये सब के सब क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट से फिर बनता है प्रोडक्ट। अब इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनने में कौन कौन से इफेक्ट काम कर रहे हैं, उनमें दो इफेक्ट काम करते हैं। एक तो परमानेंट इफेक्ट होता है और एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और थर्ड वन है रेजोनेंस। ये सब के सब क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। और टेम्परेरी इफेक्ट में कौन होगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा, E प्लस और E माइनस। ये ड्यूरिंग द रिएक्शन चलता है, ठीक है। ये सब की सब चीज़ें अपन जीओसी फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो अब अपन सबसे पहले क्या आता है कि सबस्ट्रेट कौन सा है और रिएजेंट कौन सा है, इसकी पहचान कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा की पॉइंट दिखा देता हूँ कि जैसे ये सबस्ट्रेट है और ये है रिएजेंट, ठीक है। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, इट इज़ द स्पीसीज एट विच रिएजेंट अटैक। मतलब एक यह वो स्पीसीज है जहाँ पे रिएजेंट अटैक करता है, उसको अपन बोलेंगे सबस्ट्रेट, ठीक है। और रिएजेंट किसे बोलेंगे, रिएजेंट बोलेंगे इट इज़ द अटैकिंग स्पीसीज, यानी अटैक करने वाली स्पीसीज है ना, वो रिएजेंट कहलाएगी। अब इसके दो केस हो सकते हैं। अगर अपन को दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट ऑर्गेनिक दिया हो और एक रिएक्टेंट इनऑर्गेनिक दिया हो, तो कौन सा सबस्ट्रेट होगा कौन सा रिएजेंट होगा, इसकी पहचान। तो जो ऑर्गेनिक दिया होगा वो तो होगा सबस्ट्रेट और जो इनऑर्गेनिक में दिया होगा वो होगा रिएजेंट। क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट का काम यही है कि नए बॉन्ड फॉर्मेशन में कार्बन को सप्लाई करना, ठीक है। इसमें अपने को कोई है ही नहीं, अपने डायरेक्ट पहचान हो जाएगी। जो ऑर्गेनिक होगा उसको सबस्ट्रेट बोल देंगे, जो इनऑर्गेनिक होगा उसको रिएजेंट बोल देंगे। केस सेकंड में क्या होता है कि अपन को अगर दोनों ही ऑर्गेनिक दे दिए रिएक्टेंट, तब कैसे पहचान करेंगे। तो इसके अंदर फिर अपन दो तीन चीज़ देखेंगे कि अगर जो मोर स्टेबल होगा रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट मोर स्टेबल है उसको तो मानेंगे सबस्ट्रेट, और जो रिएक्टेंट लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव है, ठीक है, उसको मानेंगे अपन रिएजेंट। समझ में आ गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है चार्ज डेंसिटी। इससे अपन पहचान कर लेंगे, जिसकी चार्ज डेंसिटी कम है उसको तो मानेंगे सबस्ट्रेट, और जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है उसको मानेंगे रिएजेंट। अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि तो सर चार्ज डेंसिटी को अपन कैसे पहचानेंगे। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज क्यू अपॉन वी वॉल्यूम। ये चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से अपन पहचान लेंगे, जिसमें चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी चार्ज डेंसिटी होगी, और वो किस में जाएगा, रिएजेंट में जाएगा। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी कम है वो तो है सबस्ट्रेट, और जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है वो होगा रिएजेंट। अब चार्ज डेंसिटी को एक और तरीके से भी पहचान सकते हैं अपन, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पे, कि sp का सबसे ज़्यादा होती है चार्ज डेंसिटी, फिर सेकंड नंबर पे sp2 की होती है और थर्ड नंबर पे sp3 की है।
जो sp होता है वो नाभिक के सबसे नज़दीक, न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक इलेक्ट्रॉन को रखता है, इसलिए इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और फिर उसके बाद sp2 की होती है और सबसे लास्ट में sp3 की होती है। तो इससे अपन डायरेक्ट पहचान हो जाएगी कि किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है उसको रिजेंट मान लेंगे, और जिसकी चार्ज डेंसिटी कम है उसको अपन सबस्ट्रेट मान लेंगे। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे अपन को पता चल जाए कि सबस्ट्रेट कौन सा, रिएजेंट कौन सा है। ये आपके सामने आता है फर्स्ट एग्जांपल। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसमें कोई पहचानने की जरूरत ही नहीं है कि ये वाला क्या है, ऑर्गेनिक स्पीसीज है और ये इनऑर्गेनिक स्पीसीज है। तो ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट, और ये क्या हो गया, रिएजेंट। गैस बना गई है, इसमें तो डायरेक्टली अपने को पहचान हो गई। ठीक है, अब आता है सेकंड एग्जांपल। इसमें सबस्ट्रेट कौन सा, रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट इसमें क्या है, ऑर्गेनिक है। अब इसमें कैसे पहचान लो कि सबस्ट्रेट कौन सा, रिएजेंट कौन सा है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये है बेंजीन। अब ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बेंजीन sp2 है। ठीक है, तो और दूसरी बात, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन सभी कार्बन पे डिलोकलाइज होते हैं, तो सब पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसके बेस पे आपको लग तो ये रहा होगा कि भी CH3Cl से ज़्यादा इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तो ये रिएजेंट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। CH3Cl पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा, AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। क्या बनाएगा, CH3 प्लस और प्लस AlCl4 माइनस। ठीक है, अब जो CH3 प्लस है ना, इसका कंपैरिजन होगा इसके साथ में, बेंजीन के साथ में। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी CH3 प्लस की ज़्यादा है, तो ये एज ए रिएजेंट काम करता है और ये एज ए सबस्ट्रेट काम करेगा। ठीक है, अब आता है कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। इन 4 पॉइंटों पे जीओसी फर्स्ट है। उसमें सबसे पहला कौन सा आता है, बॉन्ड क्लीवेज, कि बॉन्ड टूटता कैसे है, होमोलैटिक है कि हेटेरोलैटिक है। तो इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले अपन पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहचानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे है, वो मैं आपको शॉर्ट तरीके से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे पहले आप ये देख लो, ये जो वैलेंस, ये 1A 2A आपको जो दिखाया गया है 1A 2A, ये क्या वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरे ग्रुप के अंदर आप देखोगे कि उनके सबके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एक ही आएगा। इसमें 1s1 आएगा, जैसे इसमें 2s1 आएगा, इसमें 3s1 आएगा, यानी s1, एक आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इनमें सभी में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे आउटर मोस्ट में, इनमें सभी में 3, इनमें 4, इनमें 5, इनमें 6, इनमें 7, इनमें 8। ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। इसके बेस पे अपन हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ सकते हैं, इसके बेस पे अपन ऑक्टेट रूल का पालन, ऑक्टेट को भी पहचान सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसका मैं शॉर्ट तरीका आपको बता देता हूँ, जिससे आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको 5 मिनट के अंदर आपको पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाएगी किसकी कितनी है। देखिए, फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। फिर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 0.5 कम करना अपने को। ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, 3.5। नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 3। कार्बन की 2.5। बोरॉन की 2। बेरिलियम की 1.5। लिथियम की 1। हाइड्रोजन की आप याद रख ले 2.1 होती है। ठीक है, और इससे ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसकी सोडियम की जो उसकी होगी 0.9। ये एक आप याद रख लीजिए। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अपन को 0.3 बढ़ाना है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी, 1.2। एल्यूमिनियम की 1.5। सिलिकॉन की 1.8। फॉस्फोरस की 2.1। अब सल्फर के थोड़ा अलग है, सल्फर की 2.5 है और क्लोरीन की 3। ठीक है, याद हो जाएगी। ये आपका पूरे पीरियोडिक में कुछ एलिमेंट्स है जो मैंने आपको एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है, जो इनको मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दिए, ताकि आपको होमोलैटिक क्लीवेज या हेटेरोलैटिक क्लीवेज उनके बारे में पहचान हो जाए कि डेल्टा इन निकालना आ जाए आपको इससे, और आपको पता लग जाए कि जो क्लीवेज हो रहा है वो होमोलैटिक हो रहा है कि हेटेरोलैटिक हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ पढ़ाने के लिए चीज़ थी। अब आता है अपना होमोलैट बॉन्ड क्लीवेज। पहला पॉइंट कि बॉन्ड क्लीवेज कितने टाइप के होते हैं। बॉन्ड क्लीवेज होते हैं 2 टाइप के, होमोलैटिक फिशन और हेटेरोलैटिक फिशन। 2 टाइप के अपने ये बॉन्ड। अब अपन पहले पढ़ लेते हैं होमोलैटिक फिशन को। जैसे कि ये एक बॉन्ड है, ठीक है, इनमें दोनों एलिमेंट ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। अब इसकी एक टेबल है कि जैसे डेल्टा ई एन का मान
डेल्टा एन क्या हो गया? एलिमेंट ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा एन। ठीक है, अगर डेल्टा एन का मान 0 से 0.4 है तब तो क्या होगा? बॉन्ड का नेचर क्या होगा? नॉन पोलर। और जो क्लीवेज होगा या जो फिशन होगा वो कौन सा होगा? होमोलाइटिक। ठीक है, इसमें अपने कोई टेंशन ही नहीं है। अगर डेल्टा एन का मान 0.7 से 0.7 या 0.7 से ऊपर हो तब बॉन्ड क्या होगा? जो 0.7 या 0.7 से ऊपर हो तो बॉन्ड होगा आयनिक। और क्लीवेज कौन सा हो जाएगा? हेटेरोलाइटिक। इन दो कंडीशन में तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आप देखते पहचान जाओगे। डेल्टा एन मैंने आपको बता दिया निकालने का तरीका, मैंने आपकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बता दी है। आप दो एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को ही डेल्टा एन बोलेंगे। अब उनकी वैल्यू 0 से 0.4 तक आती है तो नॉन पोलर नेचर होगा उसका बॉन्ड का, और वो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यानी फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0.7 या उससे ऊपर आती है तो जो बॉन्ड का जो नेचर होगा वो होगा आयनिक, और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होंगे, यानी आयंस बनेंगे। ठीक है, अब जो थर्ड कंडीशन आती है कि यदि डेल्टा एन की वैल्यू 0.4 से 0.7 के बीच में है तब ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बॉन्ड का नेचर तो हो जाएगा पोलर कोवेलेंट, ठीक है, बॉन्ड का नेचर तो पोलर कोवेलेंट होगा, पर इसमें जो फिशन जो क्लीवेज होगा वो होमोलाइटिक होगा हेटेरोलाइटिक होगा, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे। अगर यहाँ इस डेल्टा लेवल की वैल्यू 0.4 से 0.7 है और हाई टेम्परेचर दे रखा है, यूवी रेज दे रखी है, एच म्यू दे रखा है या फिर लाइट दे रखा है, तो क्या होगा? होमोलाइटिक फिशन होगा। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0.4 से 0.7 के बीच है और आपको पेरोक्साइड दे रखा है, फिर रेडिकल इनिशिएटर्स दे रखे हैं, तो क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज। यदि आपकी वैल्यू 0.4 से 0.7 के बीच में है, नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दिया, गैसियस फेज दे दिया या फिर वेपर फेज दे दिया, तो आपका होमोलाइटिक फिशन होगा। लेकिन अगर आपको 0.4 से 0.7 के बीच में डेल्टा एन की वैल्यू आ रही है और वहाँ पे आपको लो टेम्परेचर और आयंस और पोलर सॉल्वेंट दे दिए, तो फिर आपको वो होगा हेटेरोलाइटिक फिशन। क्लियर हो गया? अब अपन इसके थोड़े से जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं कि होमोलाइटिक फिशन जिसमें से Cl2 होते हैं जैसे। अब Cl2 को ये है, इसमें डेल्टा एन की वैल्यू जीरो ही आएगी, दोनों सेम एलिमेंट से मिले हुए हैं, तो चाहे यूवी लाइट दे या ना दे, इसमें क्या होगा? फ्री रेडिकल ही बनेंगे। ठीक है, फ्री रेडिकल बनेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 0.4 के बीच में है डेल्टा एन की वैल्यू, और इसमें होमोलाइटिक फिशन होगा। अब अपन दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि अगर अपने को वैल्यू, अगर ये एग्जांपल आ जाए CH3Cl और अपने को जो कंडीशन दे दी है एच म्यू, CH3Cl में डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आती है? भी कार्बन है और क्लोरीन है। कार्बन के डेल्टा एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कितना होता है? 2.5, और क्लोरीन का कितना होता है? 3। तो लगभग 0.5 के करीब वैल्यू आएगी, यानी 0.4 से 0.7 के बीच में आती है वैल्यू। ठीक है, अब ये यहाँ पे डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर आपको एच म्यू दे दिया वहाँ पे तो होगा होमोलाइटिक फिशन और बनेंगे फ्री रेडिकल। लेकिन अगर वहीं पे आपको CH3Cl में जो मीडियम है वो प्रोटिक मीडियम दे दिया, यानी पोलर प्रोटिक मीडियम दे दिया, जैसे H2 वाटर दे दिया आपको, तब वहाँ पे बनेंगे आयंस, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा और आयंस बनेंगे। क्लियर हो गया? होमोलाइटिक फिशन, हेटेरोलाइटिक फिशन, बॉन्ड क्लीवेज आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड एजेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएजेंट। रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं? रिएजेंट होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, और एक होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैंने आपको बता दिया कि ये एज इलेक्ट्रोफाइल ही बिहेव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये भी।
अब इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल्स किसे कहते हैं? वे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिनके वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने से क्या होगा कि उनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 8 जो वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट तभी तो स्टेबल होगा कंपाउंड। उनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो स्टेबिलिटी में चले जाए। ठीक है, तो वे सभी कंपाउंड जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, वो सारे सारे इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। तो उस ये 2 टाइप के होंगे, एक तो होंगे पॉजिटिव चार्ज वाले, एक तो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे, और एक होंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल किसी भी अगर एलिमेंट पे पॉजिटिव या कंपाउंड पे कोई पॉजिटिव चार्ज आपने देख लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। आपको काउंट करना है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो 8 से कम है कि नहीं है, उसके बेस पे ही वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, अब काउंट कैसे करेंगे वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड होगा उसको मानेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड होगा उसको मानेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको मानेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आता है नेगेटिव चार्ज होगा तो मानेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज होगा तो मानेंगे 0 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आएगा लोन पेयर होगा तो मानेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर लास्ट में एक फ्री रेडिकल और दिया होगा तो मानेंगे उसको 1 इलेक्ट्रॉन। इनके बेस पे अपन क्या करेंगे? अपन ये देखेंगे कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड है कि नहीं है। ठीक है, सभी पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। अब देखो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, NO+ है। अब NO+ को अपन स्ट्रक्चर देखेंगे पहले, उसके बेस पे पता चलेगा। जैसे NO को अपन प्लस को कैसे लिखेंगे, ये है NO+ के स्ट्रक्चर। अब इनके नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो आप, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और एक ही हो गया लोन पेयर के, तो कितने टोटल हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। हेलोनियम आयन हो गए जे एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये सब के सब इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ये एल्किल है, इसको अपन जैसे CH3+, CH3, CH2+, ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। CH3+ में अपन को इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे तो लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद आता है एसाइलियम आयन। इसको अपन कैसे लिखते हैं? एसाइलियम आयन को ऐसे ही तो लिखते हैं, डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। इसके ऐसे ही इसके डाइजोनियम साल्ट है, इसके भी काउंट करेंगे तो वो भी 6 इलेक्ट्रॉन ही आएगा, आप देख लेना। तो इसको एज इलेक्ट्रोफाइल ही बिहेव करेगा ये भी। ठीक है, अब आता है एक नाइट्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं अपन, ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल ही है। अब सभी पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपको बताया कि सभी पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, अपने को काउंट करना होता है। अब कुछ एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे ये देखो Na+, K+, पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि Na+ का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो आता है 2 और 8, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है इसके, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। ऐसे K+ है, इसमें 2 8 8 आता है, लास्ट में 8 आ गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव नहीं करेगा। अब आता है H3O+ और NH4+। ये दोनों ना तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे ना ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। कैसे करते हैं? H3O+ को अपन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखो ये स्ट्रक्चर है H3O+ की। ठीक है, इससे एक तो बनता है वाटर और एक बनता है H+। अब आप काउंट करिए, यहाँ पे H3O+ है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 2 और इसके 2, 8 इलेक्ट्रॉन है।
तो एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव नहीं करेगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। अब यहाँ से ये बना वाटर, इसके भी टू 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 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव नहीं करेगा। लेकिन जो साथ में H+ देता है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते, लेकिन ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इसी तरह अपन NH4+ को पढ़ लेते हैं। ये भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, ना तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा ना न्यूक्लियोफाइल की तरह। इससे बनेगा पहले, सबसे पहले अमोनिया। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, लेकिन साथ में इसमें बनता है एक H+। तो ये क्या है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, ये खुद इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। एक तो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल हो गए, अब आ गया न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, यानी न्यूट्रल है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं उसका रीजन देखेंगे अपन। उसमें सबसे पहले आता है ऑल लेविस एसिड्स। ये सब ऑल लेविस एसिड है। लेविस एसिड किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और लोन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा, वही करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा, इसलिए लेविस एसिड एज ए इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। ठीक है, बोरॉन फैमिली है, बोरॉन फैमिली में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 6 इलेक्ट्रॉन ही बना सकती है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बना, जैसे BF3 है, ये है फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट से कम है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एज लेविस एसिड भी बिहेव करेगा और इलेक्ट्रोफाइल भी खिलाएगा। इसी तरफ ये जो FeCl3 है, SnCl2 है, SnCl4 है, इनमें क्या होता है, इनमें होता है वैकेंट d ऑर्बिटल, जिसके कारण क्या है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करते हैं। अब इसका सेकेंड पॉइंट आएगा कंपाउंड कंटेनिंग पोलर पाई बॉन्ड। ठीक है, ये जितने भी कंपाउंड है इनमें पाई बॉन्ड है लेकिन पोलर है। अगर नॉन पोलर होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, पोलर है तो इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, देखो ये यही तो है CO2। अब इसमें ये बॉन्ड ऐसे घुमा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो उसकी तरफ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज है ना। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है तो ये इसको स्टेबल कर देगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। ठीक है, इसी तरह SO3 बनेगा, इसी तरह COCl2 है, SOCl2, ये सब के सब क्या है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि ये पोलर है पाई बॉन्ड इसमें, इसकी वजह से। एक आ जाता है इनके अलावा एक बेंजाइन, ये होता है बेंजाइन। ठीक है, ये बॉन्ड घुमा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है, ये स्टेबल है पाई बॉन्ड की वजह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड की, तो ये नेगेटिव को स्टेबल कर देता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है ये। अब कैसे, देखो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तो वो टेबल आपको पढ़ा दी थी मैंने यहाँ पे, एक आप सिंपल याद करने के लिए फ़ोन कॉल भी होता है, ये सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन की लगभग बराबर होती है, या फिर नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का शॉर्ट तरीका होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है इसका। अब इसके अलावा एक एल्किन के इनको इंक्लूड करते बनाएं तो फिर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है ऑक्सीजन की, फिर होती है एल्काइन की, फिर होती है नाइट्रोजन की, और क्लोरीन की लगभग बराबर सी मानो, और फिर होती है एल्कीन की। इसकी 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी होती है 3.5, 3.1, लगभग 3.3, और एल्कीन की होती है 2.75 के करीब। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड की, इसलिए नेगेटिव चार्ज को तो क्या करेगा स्टेबल कर लेगा खींच के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि यहाँ से खींचे ऑलरेडी इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी भिखारी है, डबल बॉन्ड और खींच रहा है उसके पास में कि भैया और पैसे दे दे मेरे को, तो ये कहाँ से देगा, लोन लेगा फिर ये, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, पैसे के लिए इधर उधर भागेगा ना फिर ये, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए बेंजाइन क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर बेंजीन होता तो वो जाएगा न्यूक्लियोफाइल में, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इनके पास में, और ये पाई डिलोकलाइजेशन भी है, इनमें डिलोकलाइजेशन भी है पाई बॉन्ड आपस में,
और पाई इलेक्ट्रॉन है वो सभी कार्बन पे कॉन्जुगेशन करता है, जिसकी वजह से बेंजीन जाएगा न्यूक्लियोफाइल में और बेंजाइन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल में। अब आ जाता है नेक्स्ट एग्जांपल, फ्री रेडिकल कार्बिन नाइट्रोजन आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। जो मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल वाले जितने कंपाउंड हैं वो सारे क्या है, एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। अब कार्बिन है, ये जो कार्बिन है, एक नाइट्रोजन है, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। कैसे है ये देखो, ये कार्बिन, कार्बिन एक्चुअल में ये नहीं है। कार्बिन का मतलब आप एच नहीं, आप यहाँ पे हेलो ग्रुप भी ले सकते हो, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन कुछ भी जोड़ के, मतलब बाईवेलेंट होना चाहिए और एक लोन पेयर होना चाहिए, वो कार्बिन कहलाएगी। अब इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बिन के पास कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसी तरह नाइट्रोजन को अपन देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। अब इनके अलावा एक एग्जाम्पल और आता है एल्कीन का, कि भी अगर CH2 डबल बॉन्ड CH इसके साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब कैसे, पहली बात तो मैं आपको चलो ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कौन सा होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होता है। देखिए, अपन आके जाके एक परमानेंट इफेक्ट पढ़ेंगे, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट आएगा और एक रेजोनेंस आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। ठीक है, उनके 2 ग्रुप होंगे। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है तो प्लस आई होगा, एक माइनस आई होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के भी 2 भाग होंगे, एक प्लस एच होगा, एक माइनस एच होगा। प्लस आई प्लस एच माइनस एच। रेजोनेंस के 2 पार्ट होंगे, प्लस आर और माइनस आर। ठीक है, ये जो प्लस वाले हैं, जो प्लस आई प्लस एच प्लस आर, ये तो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जो माइनस आई माइनस एच माइनस आर वाले हैं, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बॉन्ड ऐसे घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड ऐसे ही घूमेगा। तो बना क्या, CH2 CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के इसको स्टेबल कर देगा। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी, इसकी, पॉजिटिव की, तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा। अच्छा, एक चीज़ और, कोई पूछेगा सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये ऐसे ही क्यों घुमा। हर चीज़ के कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। देखो, अगर आप इसको चलो ऐसे घुमा दो, फिर आप इसको घुमाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना, और CH पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या ये चीज़ बन सकती है, ये तो और स्टेबल अनस्टेबल हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहाँ पे लगे हुए हैं भी। आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑलरेडी इसका तो दिवालिया घोषित हो चुका है बैंक वाला, और ये आगे भाई साहब लोन दे दो तो कहाँ से देंगे। तो इसलिए ये बॉन्ड ऐसे ना घूमकर ऐसे ही घूमता है, ताकि जो आयंस बने वो स्टेबल बने। नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पैसे लेके आएगा, तभी तो ये बोलेगा ले दो भाई हमें लोन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तभी तो जुड़ा है इससे। ऐसे अगर अपन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दें, ठीक है, अब रिलीजिंग ग्रुप है तो मैंने आपको बता दिया बॉन्ड ऐसे घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि CH2 ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज है, जो बोला भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोला कह रहे क्यों टेंशन ले रहे हो, हमारे पास बहुत है, ले लो। ठीक है, तो ये इस पॉजिटिव को पैसे दे के स्टेबल कर देगा, लेकिन इसके पास में पैसा है, छन छन करके घूम रहा है ये बहुत, तो ये नेगेटिव चार्ज की क्या होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब एक और चीज़ और है इलेक्ट्रोफाइल के अंदर, पहले थोड़ा सा इनको साफ कर लेता हूँ। अब एक चीज़ और आ जाती है, स्पीसीज
हैविंग वेकेंट p ऑर्बिटल, मतलब जैसे BF3, BCl3 और PBr3 और एक होता है CCl2, ये सब के सब भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास में वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसी तरह एक कुछ एग्जांपल ये हैं, PCl5, SF6, FeCl3, FeCl2, ZnCl2, ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि इनके पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, वेकेंट d ऑर्बिटल है तभी तो PCl5 बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता। वेकेंट d ऑर्बिटल है इसलिए तो SF6 बनता है और O6 नहीं बनता। अब क्लियर हुआ कि क्यों O6 नहीं बनता और NCl5 क्यों नहीं बनता? क्योंकि इनके पास में वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। अब आता है नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट किसे बोलते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इनके पास में बहुत इलेक्ट्रॉन है। ये बोला भैया आ जाओ, हम डोनेट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। अब इसके अंदर कौन कौन आएंगे? एक तो नेगेटिव चार्ज वाले, जिनके पास नेगेटिव चार्ज है वो सभी किसमें न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। ठीक है, एक आता है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में न्यूक्लियोफाइल कैसे होगा? क्योंकि उनमें वो सब कंपाउंड आएंगे जिनके पास में लोन पेयर है, जैसे कि H2O में लोन पेयर है, ROH में लोन पेयर है, ईथर में लोन पेयर है, अमोनिया में लोन पेयर है, 1 डिग्री अमीन में लोन पेयर है, 3 डिग्री में भी लोन पेयर है, फिनोल में भी लोन पेयर है। तो ये सब के सब वे कंपाउंड है जिनके पास में लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। अब इसके अलावा एल्कीन, एल्काइन और पेंजीन, इनमें इनके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन होने के डोनेट कर सकते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट कौन सा था? ये RMGX, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे है न्यूक्लियोफाइल? ये देखो, ये ऐसे होता है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि R और डायरेक्ट मेटल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेटल से जुड़े होने की वजह से R पे तो आएगा नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे इन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। R माइनस बनने की वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको, LiAlH4। अपचायक है ये अपचयन करने का काम करते हैं। इसको दारू का ठेकेदार भी बोलते हैं अपन। जहाँ पे LiAlH4 आ जाए तो उसमें एल्कोहल बनता है मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह NaBH4 भी अपचायक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो LiAlH4 और NaBH4 क्या देते हैं, क्यों है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह? क्योंकि ये देते हैं H माइनस हाइड्राइड आयन देते हैं ये। तो H माइनस हाइड्राइड आयन देने की वजह से ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब आप इसके अलावा वो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई दिया था एक, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, एल्कीन। इसके अलावा अब आता है नेक्स्ट टॉपिक और उसका नाम है एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल किससे बोलते हैं? जिनके पास में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। बॉक्सिंग कहते हैं ना, जैसे पैसा ही पैसा, तो इनके पास पैसा ही पैसा है। आप जितने भी कंपाउंड देखो इनके, देखो NO2 है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो इसके वजह से अपने लोन पेयर दे सकता है। ठीक है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है इनके पास में। यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल एमिल के अंदर आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे सकता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर दे सकता है। साइनाइड के अंदर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज ये अपने दे सकता है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ये भी दे सकता है। हाइड्रोजन के पास में ये नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है, और ये नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है। यानी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, वो क्या कहलाएंगे? एक और है फिनोक्साइड। ठीक है, ये भी एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। कैसे? देखो, ये पाई बॉन्ड डिक्लाइज होते हैं इसमें, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना साथ में। अब ये ऐसे जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं,
तो पहले यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल था, या अपने नेगेटिव चार्ज को दे सकता था, अब ये कार्बन दे सकता है, तो ये क्या है, एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसी की तरह आगे एक और जो इसका एग्जांपल है, ये एम्बीफाइल। एम्बीफाइल से पहले अपन एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे ये है एल्डिहाइड वाला, ये भी एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल है। अब ये कैसे, अब यहाँ पे क्या पहले कार्बन दे सकता है अपना नेगेटिव चार्ज, और एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। अब ये नाइनस चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बना के ऐसे घूमे रेजोनेंस कर लेगा, तो यहाँ पे ये क्या बन गई, ये बन गया नेगेटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज दे सकता है, ठीक है। तो ये भी एक एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, एम्बीफाइल। एम्बीफाइल कैसे बोलेंगे, एम्बीफाइल बोलेंगे जिसमें दोनों मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रोफाइल भी मिलेगा और न्यूक्लियोफाइल भी मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला भी मिलेगा और इलेक्ट्रॉन देने वाला भी मिलेगा। वो सारे एग्जाम्पल किस में जाएंगे, एम्बीफाइल में जाएंगे। इसमें अपन साइनाइड भी आता है, एल्डिहाइड भी आता है। अब एल्डिहाइड का अपन जैसे कैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, CH2H COH, ये है, ये इसकी क्या है, कीटो फॉर्म है। अब कीटो फॉर्म होने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है। अब क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जो ऑक्सीजन है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जैसे बॉन्ड ये ऐसे ही तो घूमेगा, तो इसको अपन ऐसे लिख दें एक बार, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये नेगेटिव को स्टेबल कर देगा इलेक्ट्रॉन खींच के, ठीक है। लेकिन इसकी पॉजिटिव चार्ज की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। अब इसकी कीटो फॉर्म है ये, तो अब कीटो फॉर्म चेंज होती है इनॉल फॉर्म में। टाउटोमेरिज्म पढ़े हो आपने, ठीक है। टाउटोमेरिज्म के बेस पे ये क्या, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में चेंज होगी, तो इनॉल फॉर्म इसकी क्या होगी, यही तो होगी। आगे टाउटोमेरिज्म लास्ट में आएगा, अपन इसको अच्छे से और बता देंगे आपको। कीटो फॉर्म की इनॉल फॉर्म ये है, तो कीटो फॉर्म तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है, आपको समझ में आ गया मैंने कैसे। अब इनॉल फॉर्म कैसे आती है, क्योंकि इसमें जो ये कार्बन है, इसके पास में एक तो पाई इलेक्ट्रॉन वाला है और एक इसके पास में लोन पेयर है, इसकी वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और पढ़ लेते हैं, वो है इमीन, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। कार्बन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो उसको इमीन बोलते हैं अपन। इमीन टाउटोमेरिज्म से बनाता है CH3 डबल बॉन्ड CH NH2, यानी इनेमीन, ये बनाता है इमीन। अब जो इमीन है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और इनेमीन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। अब कैसे करेगा, क्योंकि इमीन में क्या है कि जो ये नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, भी बॉन्ड ऐसे घूमेगा, इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी नेगेटिव से, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा रहेगी और ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर लेगा। लेकिन इनेमीन में क्या है कि इसके पास में, कार्बन के पास में एक तो पाई बॉन्ड, वही पाई इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी बात इसके लोन पेयर है, इसलिए कार्बन एक दिन न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। ये भी क्या, किसके एग्जाम्पल सारे, एम्बीफाइल के। अब अपन चलते हैं इनके अलावा और कौन से कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरफ बिहेव करते हैं। Br2 Cl2 I2, ये 3 ऐसे एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेंगे और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। अब ये कैसे करते हैं, इन तीनों के पास में लोन पेयर होते हैं, ठीक है, वो जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए लोन पेयर डोनेट करने की वजह से तो ये कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल।
अब बोलोगे कि आप किससे, तो फिर सर ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहलाते हैं? तो वो इलेक्ट्रोफाइल इसकी एक अमोटिव स्ट्रक्चर होती है, देखो इनकी एक अमोटिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पी में, ठीक है। ये इनके एक रफली अमोटिव स्ट्रक्चर है। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 इसके 5 इसके, तो 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे अपन, ठीक है। ये सिग्मा 2px है, ये पाई 2px, ये आगे डिटेल में आएगा, वहाँ पे आपको बता दे दूँ, मैं सब थोड़ा रफली समझा रहा हूँ मैं आपको। पाई 2py, ऐसे ये पाई 2px स्टार हो जाएगा, पाई 2py स्टार हो जाएगा, ये सिग्मा 2pz स्टार हो गया। अब इसमें ये जो सिग्मा 2pz स्टार होता है ना, ये वेकेंट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए Br2Cl2I2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं। आगे आपको समझ में? अब लास्ट टॉपिक बच्चा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 6 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन, यानी इनके पास में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसलिए एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये आपके पूरे रिएजेंट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद टॉपिक आएगा, वो आएगा इंटरमीडिएट। आपका बॉन्ड क्लीवेज कंप्लीट हो गया, आपका रिएजेंट कंप्लीट हो गया। अब आपका लास्ट जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपन पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, और फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा, और फिर जीओसी फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दें कि जो भी चीज़ समझ में आए, या फिर कोई आप फीडबैक आपको लग रहा है कि हाँ सर आपको ये चीज़ वॉइस को लेकर या कोई चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।